Welcome students, Subhash English School, class 7, subject civics, chapter 1 on equality। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इक्वलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। India is a democracy. In the class 6 book, we looked at the key elements of the democratic government. हमने क्लास 6 में भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है ना। और आप सभी को पता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री के की एलिमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द इक्वलिटी एंड जस्टिस, जिसमें पीपल्स अपनी भागीदारी कैसे देते हैं संविधान में और इक्वलिटी का कैसे वो यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पूरा इक्वलिटी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ इक्वलिटी, इक्वलिटी हो क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। लेट्स बिगिन टू कांताज स्टोरी। इसमें इस बुक में बहुत सारी जो स्टोरीज के थ्रू हमें समझाया गया है कि इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक कांता की स्टोरी है, कांता की स्टोरी के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे जैसे कि इलेक्शन का डे चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ मंजीत कौर एक टीचर है ना, तेजा सिंह ट्रेडर है, गिरीश राव स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर है, कांता देवी जो है डोमेस्टिक वर्कर है और इनकी पूरी एक स्टोरी है। सुजाता है डोमेस्टिक वर्कर है, ये अब्दुल रहमान आर्टिशन है, हाउसवाइफ है, कॉन्स्टेबल है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉय भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो ये सारे ही पर्सन वोट देने के लिए एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। सुजाता और उसकी फ्रेंड दोनों लाइन में खड़े हुए हैं, वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में क्या है कि कांता और सुजाता जो जिस लाइन में खड़े हैं वहाँ पे उनके कांता जो रहती है वो एक डोमेस्टिक वर्कर रहती है कि वो किसी के यहाँ पे काम करती है। तो जिनके यहाँ काम करती है तो वो भी इसी लाइन में खड़े थे। कांता अपनी फ्रेंड सुजाता को कह रही है, वो एक लाइन में खड़े वोट देने के लिए। तो कांता बोल रही है कितनी अच्छी बात है कि हम सब एक लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, और जिनके यहाँ वो काम करती है जेन साहब, वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं। फिर कांता का टर्न आता है, तो जब कांता वोट दे रही होती है तो कांता कहती है कि मैं उससे ही वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे एरिया में पाइप द्वारा वाटर भेजेंगे। अब कांता बोल रही है कि अब साहब के यहाँ मिलते हैं, उनको काम करने जाना था। अब कांता की गुड़िया जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए कांता को काम करने के लिए जाना पड़ेगा जैन साहब के घर, क्योंकि उससे क्या चाहिए था, एडवांस चाहिए था। फिर वो अपने घर पहुँचती है, अपनी बेटी को गर्म पानी देती है और बोलती है कि तुम ये ले आओ, इससे तुम्हें बेटर फील होगा और फिर हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे। तो फिर वो बाहर जब निकलती है तब वो देखती है कि जो उसकी बस्ती जहाँ वो रहती है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से उसकी गुड़िया बार बार बीमार हो रही थी। फिर वो काम कर रही होती है तो उसकी मालकिन बोलती है उन्हें कि थोड़े अच्छे से काम करो, जो कॉर्नर्स वगैरह है वो अच्छे से क्लीन करो। फिर वो काम करने के बाद उसके मालिक उसको एडवांस देती है, तो वो एडवांस लेती है। तो मालकिन बोलती है उसे कि इसके बार बार की उसकी हैबिट नहीं मत बनाना। तो वो मालकिन से बोलती है कि नहीं बनेगी। फिर वह हॉस्पिटल में की लाइन में खड़ी होती है, तब वो सोचती है कि जैन साहब वोट देने के लिए भले ही लाइन में खड़े थे, लेकिन उनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो इसी लाइन में खड़े होना नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे ही पुअर पीपल आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे उसे लगा कि उसको थोड़ा सा अनइक्वलिटी मिली है। इस स्टोरी से पता चलता है कि हम सब इक्वल तो है, लेकिन एक सोशल व्यू से हम इक्वल नहीं है। हमारे समाज में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा असमानता, इनइक्वलिटी देखी गई है। इक्वल राइट टू वोट, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है। सबके पास बराबर वोट देने का अधिकार होता है। हमने कांता की स्टोरी जैसे पढ़ी, तो उसमें जो उसके जैन साहब है और छोटे लाल जो उसके नेबर है, जिनके यहाँ वो काम करती है, वो उनके यहाँ काम करते वो भी उसी लाइन में खड़े थे। तो वो भी उन सबको भी वोट देने का ही उतना अधिकार था जितना कांता को था। तो इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल द एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव व्हाट द रिलीजन, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कितनी भी उनकी एजुकेशन हो,
वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, वो रिच हो पुअर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। तो यही सभी हम चीज़ क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हैं और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब होता है सभी को, एडल्ट मतलब वयस्क और फ्रेंचाइज मतलब मत देने का अधिकार है। द आइडिया ऑफ essential aspect of the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो क्या है, सभी को इक्वलिटी देना, सभी को समानता देना। बिकॉज इट इज स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री irrespective of their wealth, the community and she belong to has a one vote। Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all the others because each of them has a one vote। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये आइडिया है, ये मानना है कि सभी को इक्वलिटी देने का अधिकार मिलना चाहिए, इक्वल होने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियन से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी को भी इरिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुअर हो, अमीर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो। तो कांता की स्टोरी से हमें सब पता चलता है कि वोट देने का सभी को अधिकार है। और कांता के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वोट देने से पहले बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी, क्योंकि उसके वोट का वही हक था जो बाकी अदर्स लोगों का रहता है। बट एज हर डे गो ऑन द कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको मतलब कहीं ना कहीं कमी लगी कि उसको हर जगह इक्वलिटी नहीं दी गई है। What is the make Kanta unsure? Let us take the everyday her life. She live in the slum, has the rent behind her house. Her daughter is sick and she cannot take day off from the workhouse because she need borrow money and from her employees to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tries out, and finally she end her day by again standing a long line. This line in the front of the government hospital is unlike the one of the morning because most of people standing in it are the poor। क्योंकि जो कांता है उसका जो डेली लाइफ का रूटीन रहता है कि उसके सुबह काम पे जाना पड़ता है, फिर घर आना पड़ता है, फिर उसकी जो डॉटर है वो भी बीमार है। वो बीमार क्यों हुई थी? क्योंकि उसके जो घर है, जो बस्ती है, वहाँ पे जो उनका घर है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गंदगी, वहाँ स्लम है, जो उनके ड्रेन्स है मतलब गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ नाले का पानी जा रहा है। तो इस वजह से उसकी जो बेटी है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसको भी वो उसकी अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाती। कांता अपनी डॉटर की अच्छे से देख रेख नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी से उनको काम करना पड़ता था। और फिर वो शाम होती होती उसको जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग गई तो उससे भी वहाँ पे एक लंबी लाइन में लगना पड़ा, जिससे उससे थोड़े से ऐसा इशू हुआ कि उसको पॉलिटिकल तो वोट देने का अधिकार है, पॉलिटिकल इशूज से उसको इक्वलिटी दी गई है, लेकिन उसको सोशल जस्टिस नहीं मिला। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, अब और अदर काइंड से कैसे अनइक्वलिटी मिली हुई है। कांता इज वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता उन लोगों में से ये है जो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। हु हैज़ राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम द इक्वल। जैसे उसे वोट देने का तो अधिकार था, लेकिन जो उसका डेली रूटीन था, डेली वर्क की कंडीशन थी, उससे वो इक्वलिटी के दर्जे से बहुत ज़्यादा दूर थी। अपार्ट फ्रॉम द बीइंग पुअर, क्योंकि वो पुअर थी। पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन द डिफरेंस वे। बहुत से पीपल हैं इंडिया में जिसको इनइक्वलिटी मिली है। लेट अस सी दिस मीन्स द रीडिंग ऑफ टू स्टोरीज गिवन ब्लू ईच ऑफ द। यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई है जिससे ये पता चलेगा कि किस किस कंडीशंस को फॉलो करके और किस किस तरीके से इनइक्वलिटी इंडिया में देखी गई है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्टिज्म। सबसे बड़ी जो इनइक्वलिटी देखी गई है कास्ट सिस्टम की देखी गई है। जैसे हम रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे कास्ट को तो आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन जैसे हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कास्ट को नहीं है, फिर भी लेकिन सम कंडीशन में वहाँ पे भी कास्ट का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड एंड अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 की बुक में आपने दलित चाइल्ड की स्टोरी आपने रीड की थी, तो उसमें पता चला था कि दलित का मीनिंग क्या होता है, ब्रोकन, जो टूटा हुआ हो और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो।
ओम प्रकाश, जैसे उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि से फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो एक दलित राइटर है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी झूठन जो बुक है, बायोग्राफी का मीनिंग होता है ऑटो मतलब सेल्फ और बायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखना, मतलब आत्मकथा। उनकी बुक का नाम था झूठन। ही राइट आई हैड सिटी अवे फ्रॉम द, मतलब उनको उनकी बायोग्राफी भी उन्होंने लिखा था कि उनको जो क्लास में दूसरे बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, उन्हें ज़मीन पे बैठना पड़ता था, और कई बार तो वहाँ जो टाट पट्टी रहती थी वो भी उन्हें बैठने के लिए नहीं मिलती थी, उनको सभी से दूर बैठना पड़ता था, उनके मतलब जो डोर रहता था उसके पास बैठना पड़ता था। समटाइम दे वुड बीट विदाउट मी एनी रीज़न, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स दूसरे बच्चे जो रहते थे वो उनको विदाउट रीज़न के मारते थे। और उनको when he was in class 4th, headmaster asked ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड। जब वो क्लास 4th में थे तो उनको उनके प्रिंसिपल ने क्या बोला कि आपको पूरा प्लेग्राउंड साफ करना है। ही राइट द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर, और उनके हिसाब से वो लिखते हैं कि उनके हिसाब से वो प्लेग्राउंड तो बहुत ज़्यादा बड़ा था उनकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए। और जब उन्होंने प्लेग्राउंड पूरा साफ किया तो उनके फेस पे पूरा डस्ट जम गई थी, उनके फेस पे पूरी डस्ट जम गई थी, उनके मुंह में भी डस्ट चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। वो बोलते हैं कि जो बाकी जो दूसरे स्टूडेंट थे वो स्टडी कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वर सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग। वो हेडमास्टर जो थे वहाँ पे टीचर्स वगैरह थे वो सब उन्हें देख रहे थे। आई वॉज इवन द अलाउइंग टू गेट ड्रिंक वाटर, और उन्हें पानी पीने के लिए भी मना कर दिया था। उनको होल डे क्या करवाया था, झाड़ू लगवाया था, डोर्स विंडो सब सफाई की गई थी, पूरे स्कूल की सफाई करवाई थी उनसे। उनकी जो टीचर्स हो बाकी जो स्टूडेंट्स है वो सब उन्हें देख रहे थे, उनका तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल्स एंड प्ले ग्राउंड टू नेक्स्ट कपल ऑफ द डे एंड दिस ओनली कम टू द एंड विद हिज फादर। उन्होंने पूरा डे साफ सफाई की, और जब उनके फादर वहाँ स्कूल के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, झाड़ू निकाल रहा है। तो भी वो टीचर के सामने आया और बोले कि अभी तो मैं इसके उनका हैंड पकड़ा, और वो बोलते हैं कि अभी तो मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ, जोर से बोला कि मैं तो अभी से इसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये यहीं पे पढ़ेगा, और सभी स्टूडेंट्स जो है इसकी कैटेगरी के वो भी यहीं आके स्टडी करेंगे। तो इस जो कहानी से हमें पता चला कि यहाँ पे कास्ट को लेके, क्योंकि वो दलित था, पुअर था और दलित था, तो उसको कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया गया था। ऐसे ऐसे सेकेंड स्टोरी में हम देखते हैं मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी है। तो यहाँ पे भी इनके ये एक सिटी की स्टोरी है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो एक अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढते हैं सिटी में, तो उनके पास मनी भी है, वो रह सकते हैं, पर उनके पास सबसे बड़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रूम नहीं ले सकते, अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि एक प्लेस को फाइंड करने जहाँ पे वो उनका अपार्टमेंट ले सके। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, फिर वो उनको अपार्टमेंट दिखाता है। तो फर्स्ट अपार्टमेंट जो उनको दिखाता है वो उन्हें पसंद आ जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसे ले लेंगे। लेकिन वो जब लैंडलेडी से अपना नाम बताते हैं कि हमारा नाम ये है, तो शी मेड एन एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज बनाती है कि नहीं हम आपको ये रेंट पे नहीं दे सकते हैं। अब उनका क्या एक्सक्यूज रहता है, हु एट द मिड बिकॉज द बिल्डिंग इज डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स। मतलब वो बोलती है, लैंडलेडी जो रहती है, वो मकान मालिक रहती है, वो बोलती है कि जो इस अपार्टमेंट में नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं उनको रहने नहीं दे सकते हैं। तो बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स और अंसारी थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि क्योंकि वहाँ से किसी के घर से फिश बनने की स्मेल आ रही होती है। लेकिन फिर वो दूसरे अपार्टमेंट देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको ये एक्सक्यूज़ मिलता है। थर्ड फोर्थ उन्होंने बहुत सारे अपार्टमेंट देखे, बस सभी जगह उन्हें यही एक्सक्यूज़ मिला कि वो नॉन वेजिटेरियन है इसलिए उन्हें ये अपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इन सबसे तंग आके जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला कि आप आपका नेम चेंज कर लो तभी आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। तो मिस्टर एंड मिसेस कुमार आपका नेम कर लो। द अंसारी वर रेस्कुलेट टू डिसाइडेड टू लुक सम मोर एंड इन द एंड उन्होंने और भी देखे और फिर उनको एंड में जाके एक अपार्टमेंट रहने को मिल गया। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि उनको एक रिलीजन को लेके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया गया था। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है, गरिमा या इज्जत, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट आर द ब्रॉन इनटू द रिलीजन्स वी प्रैक्टिस एंड द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम।
whether we are male or female. These are often the things that are determined by why some people are treated unequally. देखिए अभी तक हमने ये सीखा, इन स्टोरी से ही पता चला हमको कि किसी की कास्ट को लेके, किसी के रिलीजियंस को लेके उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया है। तो डिग्निटी हर्ट करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करने से पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी डिग्निटी हर्ट से वो बहुत ज़्यादा अनइक्वली अपने आप को ट्रीट समझते हैं। तो वो चाहे वो किसी भी रिलीजियन के हो, चाहे उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, मेल हो फीमेल, सबको इक्वलिटी देना चाहिए। तो इस स्टोरी से ओम प्रकाश वाल्मीकि है और अंसारी की स्टोरी से उनको भी अनइक्वली ट्रीट किया गया था, जिससे उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। तो उनके कास्ट और रिलीजियस में डिफरेंस बताया गया था। व्हेन अ पर्सन वर ट्रीटेड, दे आर ट्रीटेड अनइक्वली, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब भी कोई पर्सन अनइक्वली ट्रीट होता है तो उसकी डिग्निटी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ वाल्मीकि और अंसारी वायलेटेड। तो इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की जो डिग्निटी वो भी बहुत ज़्यादा वायलेट हुई थी, बिकॉज ऑफ वे इन विच दे आर ट्रीटेड, क्योंकि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था इससे उसकी डिग्निटी को हर्ट हुआ था। बाय पिकिंग होम मेकिंग द स्वीप स्कूल, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या बोला गया था कि आपको पूरे स्कूल को साफ करना है, तो उससे उनकी कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा इशू बनाए थे। उनके जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा बैडली तरीके से हर्ट करते, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बैड फील होता था। और जो अंसारीज थे तो उनको उनकी रिलीजियस को लेके, रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया, या उनको नॉन वेजिटेरियन बताया गया, इस टाइप से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया। Om Prakash and Ansari do not deserve to be treated like these. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों ही इस तरह से ट्रीट किए गए थे, तो उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जिससे उनकी डिग्निटी हर्ट नहीं हो। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, ये एक फिल्म थी 1975 में आई थी, दीवार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एक बच्चा है ये बूट पॉलिश कर रहा है और फिर इसे ये ऐसे फेंक के पैसे देते हैं, तो जिससे इसकी डिग्निटी हर्ट होती है। तो इसको भी पूरा हक होता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से जो उसने अर्न किया है वो इसे मिले। इक्वलिटी इन इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को कितनी प्राथमिकता दी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे संविधान में सभी को इक्वल होने का दर्जा दिया गया। दिस मीन्स दैट द एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री including men, female person from the all caste, religions, tribes, education and economic background are recognized as equal. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, या किसी भी वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से गुजर रहा हो, तो वो उन सभी को एक इक्वल होने का दर्जा गया। दिस इज नॉट टू बी से इनइक्वलिटी कैस टू एग्जिस्ट। लेकिन इससे यही पता नहीं चलता कि हमारे समाज में एक इनइक्वलिटी नहीं है। इट डज नॉट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑल द पर्सन रिकॉग्नाइज। लेकिन यहाँ हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रिंसिपल निकाले गए हैं जिससे इक्वलिटी के लॉज बताए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जहाँ पे पर्सन को एक इक्वल होने का दर्जा मिला है। While earlier no law exists to protect people for discrimination and ill treatment, पहले के टाइम पे क्या है, कुछ लॉ नहीं बनाए गए थे, कोई कानून नहीं बनाए गए थे जो उनके डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट कर सके, जो उनके तरह इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनसे भेदभाव किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे पहले कोई लॉ नहीं बना। लेकिन नाउ देयर आर सेवरल दैट द वर्क टू सी द पीपल इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एज अ इक्वल। लेकिन अब क्या है, बहुत से ऐसे लॉ बन गए जिससे पीपल्स की डिग्निटी हर्ट ना हो, उनको भी एक इक्वल होने का दर्जा मिले। दिस रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी इंक्लूड द सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से लॉ निकाले गए हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविजन निकाले गए हैं। फर्स्ट देयर द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ निकालने से पहले सारे ही पर्सन क्या है, इक्वल थे। व्हाट दिस मीन्स इज दैट द एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता एंड द डोमेस्टिक वर्कर। जैसे चाहे वो कोई भी पर्सन, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या डोमेस्टिक वर्कर जैसे कांता हो, ही हैज ओबे द सेम लॉ। ये जो भी कानून निकला है उसको फॉलो करेंगे। द सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर
दे आर मेल और फीमेल, किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं किया जाएगा उसकी बेसिक रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है उसको, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं झेला जाएगा। थर्ड बताया है एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। सारे ही पर्सन को सब जगह पब्लिक प्लेसेस से जो गवर्नमेंट के वहाँ पे जाने का पूरा अधिकार होगा, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, सभी जगहों पे। ऑल पर्सन कैन बी पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स। सभी पर्सन को पब्लिक की जो भी अवेलेबल है, कुएँ हैं, रोड है, बाथिंग घाट वगैरह है, तो वहाँ पे जाने की पूरी छूट रहेगी। फोर्थ लॉ बताता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बी एबोलिश। जो छुआछूत की जो भी धारणा चलती है उनको एबोलिश किया है, खत्म किया गया है। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू बी इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी हैज़ द granted in the constitution, the first through the law and the second through the government program। सबसे पहले तो लॉ के द्वारा और सेकंड गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स चली, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे जो हमारी कम्युनिटी में जो भी डिसएडवांटेज है कास्ट को लेके, रिलीजन्स को लेके, वो सबको खत्म किया जाए। द सेवरल लॉ इन इंडिया प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत से अपने इंडिया में ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे जो भी पर्सन है उसको एक राइट्स मिले इक्वल होने का। इन द एडिशन ऑफ लॉ द Government also set up the several scheme to improve the lives of the community and the individual who has been treated unequally for the several centuries। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं जिससे वो एक अनइक्वलिटी से हट जाए और इन 7वीं सेंचुरी में जो बहुत से मतलब दशकों से चला आ रहा है, जो अनइक्वलिटी झेल रहे हैं लोग, वो उनसे दूर हो जाए। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली है। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। सबसे पहले जो योजना निकाली थी, मिड डे मील योजना निकाली थी। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द कुक्ड लंच। जो गवर्नमेंट ने एक एलिमेंट्री स्कूल्स में मिड डे मील की योजना चलाई थी, जहाँ पे बच्चों को पका हुआ खाना, कुक लंच मिलता था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 तमिलनाडु की जो सरकार थी उन्होंने सबसे पहले ये योजना स्टार्ट की थी, स्कीम स्टार्ट की थी 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट डूइंग दिस प्रोग्राम इन द स्कूल्स विद इन 6 months। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे ही स्टेट में ये स्कीम को लॉन्च किया जाए 6 month के अंदर ही। दिस प्रोग्राम हैड द मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। जब इस प्रोग्राम स्कीम को लॉन्च किया गया तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग द रेगुलर अटेंडिंग स्कूल। इससे क्या हुआ कि जो भी पुअर पीपल के जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो स्कूल आने लगे, जिससे अटेंडिंग जो थी स्कूल की वो बढ़ गई। द टीचर रिपोर्टेड दैट द अर्लियर चिल्ड्रन would often go home for the lunch and then not return to the school, but now with the midday meal being provided in the school। जब से तो जो टीचर्स थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो पहले जो स्टूडेंट्स आते थे वो लंच के बहाने घर चले जाते थे, फिर वापस घर नहीं आते थे। लेकिन मिड डे मील की योजना से क्या हुआ कि उनको घर जाना नहीं पड़ा, उनको स्कूल में जब खाना मिल गया तो उन्हें घर जाना नहीं पड़ा, जिससे जो स्कूल की अटेंडिंग थी वो ज़्यादा बढ़ गई और जो एजुकेशन लेवल है वो भी बढ़ गया। Their mother who earlier had the interrupted their work and feed their children at the home during the day now no longer need to do this program may also help to reduce caste prejudice because both the lower and upper caste children in the school at the meal together। इससे ये भी हुआ इस प्रोग्राम से कि जो उनकी मदर्स जो थी, जो काम पे जाती थी, उनको भी वो काम छोड़ के वापस घर आना पड़ता था क्योंकि उनको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और जो स्कूल में सारे ही कास्ट के बच्चे आते थे तो सारे कास्ट के बच्चे मतलब सब साथ में मिल के खाना खाने लगे, तो कास्ट का जो भी एक इशू था वो भी खत्म होने गया। लोअर कास्ट के और अपर क्लास के जो भी चिल्ड्रंस थे वो साथ में खाना खाने लगे, तो क्वाइट फूड प्लेसेस और एक ही जगह पे मिलके खाना खाने लगे। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील, और जो दलित वुमेन्स थी उनको खाना बनाने के लिए रखा गया। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू द स्कूल एंड कैन नॉट
कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमच आर एम्प्टी। जिससे क्या हुआ, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ, बच्चों के जो पुअर स्टूडेंट थे उनकी जो भूख को शांत किया गया, जिससे वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने लग गए। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ मच दैट सीट नीडेड टू बी अ डन। इससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट में प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया तो इससे क्या हो गई, इक्वलिटी की इंक्रीजमेंट हो गई, उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। देयर इज मच में स्टूडेंट नीड और डन, और बहुत चीज़ की ज़रूरतें जो थी वो पूरी होने लग गई। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम has helped increase the environment and attendance the poor children in the school। तो इससे क्या हुआ, मिड डे मील प्रोग्राम से क्या हुआ, जो अटेंडेंस थी पुअर चिल्ड्रन की वो स्कूल में इंक्रीज होने लग गई, बच्चे स्कूल आना पसंद करने लग गए। देयर कंटिन्यू टू बी बिग डिफरेंस इन द कंट्री बिटवीन द स्कूल्स एंड रिच अटेंडेंस। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस जो पूरे कंट्री की जो स्कूल की अटेंडेंस थी वो इंक्रीज होने लग गई। दोज डे बिटवीन द स्कूल्स दोज दैट द पुअर अटेंडेंस, जो पुअर बच्चे थे उनके अटेंडेंस को इंक्रीज हो गई वो। इवन टुडे दे आर द सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रंस लाइक द ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ट्रीटेड अनइक्वली। आज भी बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें जैसे दलित जो चिल्ड्रन थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे उनको अनट्रीट किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। दिस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू द अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट respected. This is because the people refuse to think of them as equal when through the law of is required। लॉ होने के बावजूद भी उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो ऐसे और भी पीपल है, चाहे लॉ आ गया हो लेकिन फिर भी जो लोगों की मेंटेलिटी है वो यही है कि ये छोटा है, बड़ा है, ये रीच है, पुअर है, ये अदर कास्ट का है, ये अदर रिलीजन का है। तो ये मेंटेलिटी फिर भी अभी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बची हुई है। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। ये धीरे धीरे फिर भी चेंजेस आ रहे हैं, ये कुछ लो आए हैं, इसके बाद कुछ चेंजेस आने लग गए हैं। इवन थ्रू द person are aware to discriminate against the law and they continue to treated with unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status because of their woman. It is only when the people is being to believe that no one is inferior and the every person deserve treated with dignity। इस लॉ आने के बाद क्या हुआ कि चाहे वो किसी भी शेड्यूल से बिलोंग करता है उसको इक्वली होने का दर्जा गया था। उनको मतलब किसी को भी यहाँ आप नीचा नहीं दिखा सकते हो, नीचा नहीं बोल सकते हो, इसके प्रति भी एक कानून बनाया गया। दैट द पर्सन एटीट्यूड कैन बी चेंज। जिससे क्या हुआ कि लोगों के प्रति जो एटीट्यूड था वो चेंज होने लग गया। एस्टेब्लिश इक्वलिटी, और उनके बीच में एक इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो गई। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक सभी को इक्वल होने का दर्जा मिलने लग गया धीरे धीरे। इस कंटिन्यूस स्ट्रगल वन ऑफ द विच इंडिविजुअल एज वेल एज द वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट। बहुत सी ऐसी जो कम्युनिटी है वो इसके प्रति काम कर रही है, जो एक स्ट्रगल कर रही है जिससे सभी को इक्वल होने का दर्जा मिलता जाए। और आगे भी हम इस बुक में पूरा पढ़ेंगे, कि इस बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट remaining part continue in next lecture. Thank you.